हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, सुनने में तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल के पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जिस पाथ के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर हम उस पाथ के ऊपर एक धागा रखते हुए चलें तो उस धागे की जो टोटल लेंथ होगी उसे ही हम डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हम पॉइंट ओ के ऊपर खड़े हैं और हमें पॉइंट बी के ऊपर पहुंचना है। तो इसके लिए हमने जो पाथ चूज किया है वो ये है कि हम पॉइंट ओ से पहले पॉइंट ए के ऊपर जाएंगे और फिर पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी ओ ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करी है वो है ओ ए प्लस ए बी। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए के ऊपर खड़े हैं और हमें एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ते हुए वापस से पॉइंट ए के ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 2πr। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी 2πr। तो यहाँ से सिंपली हमको ये समझ में आया कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस मूविंग पार्टिकल के पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए चाहे हम कोई भी पाथ चूज करें, लेकिन हर एक केस में जो इनिशियल पॉइंट ओ और फाइनल पॉइंट बी है उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा ओ बी होगा। इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी पॉइंट ओ से बी की तरफ। अब इस सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर पार्टिकल पॉइंट ए से चलता हुआ वापस से घूम के पॉइंट ए के ऊपर आ जाता है तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा और उस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल घूम के वापस से उसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो चलिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन भी होगी जो कि मूव करने वाले पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। इसी तरीके से हमको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाथ की लेंथ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और अगर पाथ की लेंथ कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस पाथ से होते हुए पहुंचता है, तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसे हम डिस्टेंस कहेंगे, जो कि इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा। यानी कि पार्टिकल चाहे किसी भी पाथ से मूव करे, इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से हमको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर 0 हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस 0 होगी, लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। अगर पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पार्टिकल घूम के वापस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। और अगर पार्टिकल रेस्ट में है या घूम के वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। यहाँ पे हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है तो उसके थ्रू कवर की गई डिस्टेंस और उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं।
लेकिन अगर पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ एक बड़ा पाथ चूज करता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, और इसी तरीके से ये कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मान लो हम पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसे कहा जाएगा ए बी वैक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी की तरफ होगी। अब अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हैं और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पॉइंट ए और बी के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने होंगे। हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर वो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ किया जाता है जिसका वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो इसके लिए हमें ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। मान लेते हैं कि ये वेक्टर है r1, तो इस r1 वेक्टर को हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसी तरीके से पॉइंट बी की तरफ अगर हम ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसे पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। मान लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है r2। अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम इजीली उसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, तो इसके पोजीशन वेक्टर r1 को लिखा जा सकता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, तो इसके पोजीशन वेक्टर r2 को लिखा जा सकता है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हम पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फर्स्ट वेक्टर ए से सेकंड वेक्टर बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा जाएगा r12। यहाँ पे r12 का मतलब होगा कि हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाते तो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता r21, जिसका मतलब होता कि हम सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ यूज़ करूँगा। वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है वो ये कहता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे जो r1 वेक्टर और r12 वेक्टर हैं ये दोनों कंटिन्यूस वेक्टर हैं, और r2 यहाँ पे इस ट्रायंगल की थर्ड लाइन है जो कि इस ट्रायंगल को बंद कर रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर। यहाँ से r12 वेक्टर को लिखा जा सकता है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब यहाँ से अगर मैं r1 और r2 की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है r12 वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। साथ ही इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जो x, y और z कंपोनेंट्स हैं हम उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। इससे हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ईजिली लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r12, जिसे लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।